हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातील 24वी कहाणी पुलिस की बेईमानी की भेट चढा मेरा जीवन। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम जीवन है और उम्र 21 वर्ष है। मुल्तान में राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार बड़ी कठिनाई से बनाए गए एक छोटे से मकान में रहता है। मेरे पिताजी पेशे से बड़े ही है और तभी वे काम करते हैं जब उन्हें शराब पीने की फुर्सत मिलती है। मेरी माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बड़ी मशक्कत से पाला है। अनेक स्थानों पर काम करने के बाद अब वह केंद्रीय सरकार के उद्यान विभाग में कार्यरत है। वह कितना कमाती है मुझे मालूम नहीं है। उसकी आमदनी का आधा हिस्सा मेरे पिताजी को चला जाता है। शेष आधी रकम से हम 2 जून का खर्च चलाने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ ने जो कुछ बचा रखा था वह सब मुझे दुर्भाग्य जो हमारी पारिवारिक शांति को निगल गया था के हाथों बचाने में खर्च हो गया। मुझे याद है कि मैं और मेरी बहन कई बार भूखे रह जाते थे। मेरे पिताजी दारू के नशे में घर लौटते और अगर हम उनसे कोई भी शिकायत करते तो वह हम सबकी पिटाई कर देते। मेरी माँ ने सर्वाधिक कसूरवार बताया जाता। कई बार हमें आतंकित करने के लिए मेरे पिताजी हम लोगों को पीटने के बाद घर से बाहर निकाल कर अंदर से ताला बंद कर लेते। हम पड़ोस के घर में शरण लेते। यह सिलसिला बरोकटोक चलता रहा। मैं धीरे धीरे बढ़ता रहा तथा मेरी पढ़ाई भी जारी रही, क्योंकि उन दिनों में नाम मात्र की फीस लगती थी। बहरहाल 8वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि जीवन यापन का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया था और मेरी माँ की आय हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं अपने एक चचेरे भाई के यहाँ गया। वह कढ़ाई का बड़ा अच्छा कारीगर था। उसने कढ़ाई सीखने में मेरी मदद की। शुरू शुरू में उसने मुझे थोड़ा सा काम दिया और मैं उसके करके उसे दे आया। अपनी मेहनत की पहली कमाई लेकर मैं अपनी माँ के हाथों पर रख दी। संयोगवश मुझे पास ही के एक फैब्रिकेशन इकाई में काम मिल गया। मेरे साथी कर्मचारी ही मेरे दोस्त थे। मैं उनके और कुछ स्थानीय लोगों के बीच अपनी समस्या को बांटना शुरू कर दिया। दरअसल मैं उन लोगों पर काफी अधिक भरोसा करने लगा। संयोगवश एक दुर्घटना हो गई जिसने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे कुछ साथी आपराधिक कृत्यों में लिप्त थे। उनमें से कुछ के नाम स्थानीय थाने में एबीसी के रूप में दर्ज था। यह ऐसी सच्चाई थी कि जिसके पता चलने तक मेरा और मेरे परिवार का जीवन तबाह हो गया था। सन 1996 की बात है। उन दिनों में लगभग 18 वर्ष का था। एक दिन शाम को मैं काम से लौट रहा था। मेरे दोस्त भी मेरे साथ पैदल चल रहे थे। हमने बस स्टॉप पर कुछ कोलाहल देखा। हम वहां अपने दोस्तों को विदा करने के लिए ठहर गए थे। एक बस में लड़ाई हो रही थी। हम भी तमाशबीनों की भीड़ में शामिल हो गए। लड़ाई जल्दी ही रक्तपात में बदल गई। हम नहीं समझ सके कि वे लोग क्यों लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में हमारे सामने एक आदमी आकर गिरा। उसके सारे शरीर में चाकुओं के घाव थे। उसके पेट से खून बह रहा था और वो बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं सका। वह हमारे देखते ही देखते मर गया। अनेक लोग बस से फौरन नीचे उतरे और भाग गए। हम लोग बहुत सहमे हुए थे। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहां पर पुलिस आ गई और उसने हमें भगा दिया। हम वहां से भाग गए और अगले 3 दिनों तक हम कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ। अगले ही दिन मेरी माँ ने मुझे मौसी के घर कुछ पैसे लेने के लिए भेज दिया। मैं दिन वहां बिताया और मौसी के जोत देने पर रात को भी वही ठहर गया। अगले दिन सुबह मेरी तलाश में पुलिस आ गई। वे मुझे पकड़कर अपने साथ स्थानीय थाने में ले गए। अपने पिताजी को थाने में देखकर मैं हैरान रह गया। पुलिस ने मेरे पिताजी को आश्वासन दिया कि वह पूछताछ के बाद मुझे छोड़ देगी। मुझे सारी रात थाने में रोक के रखा गया। मेरे सवालों के जवाब मुझे बताया गया कि वे असली अभियुक्तों की तलाश में हैं और वे समझते हैं कि मैं भी उनमें से एक हूँ। सच्चाई यह है कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं था, लेकिन जब भी पुलिस ने अपने बेगुनाह होने की बात कहता तो वो मुझे प्रताड़ित करती।
इसके बाद पुलिस ने मुझे कुछ लड़कों के हुलिये बताए और कहा कि अगर मैं किसी को जानता हूँ तो उसे पहचान करूँ। चूंकि मैं उन सबको जानता था, इसलिए मैंने पुलिस को उनके बारे में बता दिया। बहरहाल पुलिस ने मुझसे कहा कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने उनकी शिनाख्त करूं। पुलिस चाहती थी कि उनको पहचानने के साथ साथ मैं ये भी बयान दूं कि वे ही लोग थे जिन्होंने 3 दिन पहले बस में हत्या की थी। मैंने इरादा बना लिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानता था कि अगर मैं झूठा बयान दूं तो वे लड़के मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने अगले दिन उन्हें कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुझ पर हत्या का अभियोग लगाकर अदालत ने मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट के सामने मेरी सारी दलीलें अनसुनी होकर रह गई। जेल की जिंदगी बिल्कुल ही अलग थी। मैंने अनेक तकलीफें उठाई थी, लेकिन कभी भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं था। विचाराधीन कैदियों, सजायाफ्ता मुजरिमों से लेकर जेल स्टाफ के हर एक आदमी ने मुझे कसूरवार ठहराया। चूंकि मैं बहुत कम बोलने वाला इंसान था, अंततः मुझे नहीं मालूम था कि अपनी तकलीफों का सबके सामने सामना कैसे करूं। मैं सुबकता रहा और अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया। मेरे गरीब माता पिता इधर उधर भटकते रहे, लेकिन सिर्फ वकीलों के हाथों लूटते गए। जेल में मैं विचाराधीन कैदी के रूप में 3 साल तक रहा। मेरे माँ बाप ने मेरी जमानत के चक्कर में लगभग 80,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन असफल रहे। अनपढ़ होने के कारण वे न्यायिक प्रक्रिया को समझ नहीं सके। हमारे वकीलों ने उनसे जो कहा वे वही करते रहे। दरअसल ये किसी की फिरौती से कम नहीं था। बहरहाल जेल में मुझे पता चला कि मैं अपने साथी कैदियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ। गैर सरकारी संगठन तथा जेल में कार्यरत एक विशेष ग्रुप दी फैमिली ने मुझे सिखाया और मैंने स्टेज प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। इससे मैं हमेशा व्यस्त रहने लगा और संभलना लगा। एक खुशगवार दिन को अदालत में हमें बरी कर दिया। जेल से बाहर आकर मैं सीधा अपने घर गया। जेल के बाद का जीवन जीना बड़ा कठिन है। हर एक शख्स, स्त्री हो या पुरुष, अपने तानों और खपतियों से मुझे कसूरवार ठहराने की कोशिश करता। मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त न करना ही ठान ली थी। जेल में प्राप्त शिक्षा ने मेरी काफी मदद की, लेकिन इससे भी मेरी जिंदगी आसान नहीं हुई। रिहा होने के 7 महीनों बाद बड़ी कठिनाई से मुझे काम मिला। मुझे नहीं मालूम कि सूरज की एक बार फिर कभी कभी मेरी जिंदगी में रोशनी भरेगा। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? शराबी पिता अपने बच्चों को संवारने से वंचित कर देते हैं। गैर ईमानदार पुलिस कार्रवाई व्यक्ति और उनके परिवारों को तबाह कर सकती है। न्यायिक सुरक्षा सेवाएं अनेक परिवारों को कंगाल बना देती है, लेकिन सेवा के संकल्प के बावजूद कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती। पुलिस अक्सर माहौल के मुताबिक माफीनामे लिखवाने का हथकंडा इस्तेमाल करती है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है?